ग्रुप ऑफ सेल्स कह लें आप या टिश्यूज कह लें, मतलब ये एक ही बात है। स्पेशल और स्पेशलाइज्ड ग्रुप ऑफ सेल्स और टिश्यूज। that secrete or produce special chemicals टू, तीन फंक्शन परफॉर्म करेगा, टू कंट्रोल, कोऑर्डिनेट एंड प्रोसेस bodily function, to control, coordinate and process bodily functions। ठीक है। स्पेशलाइज्ड ग्रुप ऑफ सेल्स और टिश्यूज, बॉडी के अंदर ये स्पेशलाइज्ड ग्रुप ऑफ सेल्स हैं। ग्लैंड्स कभी भी जो हैं वो नहीं होते, ऑर्गन्स नहीं होते, ये स्पेशलाइज्ड ग्रुप ऑफ सेल्स होते हैं। छोटे छोटे सेल्स होते हैं, कहीं भी किसी ऑर्गन के ऊपर बने हुए होते हैं या बॉडी में बने हुए होते हैं। स्पेशल केमिकल्स रिलीज करते हैं और उन स्पेशल केमिकल्स को हम क्या कहते हैं? उन स्पेशल केमिकल्स को हम हार्मोन्स कहते हैं या हम उनको कहते हैं एंजाइम्स। ठीक है। ये स्पेशल केमिकल्स रिलीज करते हैं 3 फंक्शंस परफॉर्म करने के लिए। वो 3 फंक्शंस कौन से हैं? ये मैंने आपको ब्रेन में भी लिखवाया था, CCP, कंट्रोल, कोऑर्डिनेशन एंड प्रोसेस। ये कंट्रोल करते हैं, कोऑर्डिनेट करते हैं और प्रोसेसिंग करते हैं ऑफ ऑल काइंड्स ऑफ बॉडीली फंक्शंस की। ठीक है। तो बॉडी रेगुलेशन इनका काम है। ग्लैंड्स आर डिवाइडेड इनटू 2 टाइप्स। इनको 2 मेजर कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है। एक है हमारे एक्सोक्राइन ग्लैंड्स, और दूसरे हैं एंडोक्राइन ग्लैंड्स। एक्सो का मतलब इस तरह लगता है जैसे कोई आउट ऑफ द बॉडी चीज है, और एंडो का मतलब इस तरह से लगता है जैसे कोई इनसाइड द बॉडी चीज मौजूद है, लेकिन सारे के सारे ग्लैंड्स इनसाइड ही मौजूद होते हैं। एक्सोक्राइन ग्लैंड्स अपनी सिक्रीशन स्पेशल साइट्स पे भेजते हैं थ्रू स्पेशल डक्ट। Exocrine glands transport their secretions उन हार्मोन्स को कहते हैं, their secretions to special sites through special ducts। तो इनको क्या कहा जाता है? इनको कहा जाता है डक्टेड ग्लैंड्स। इनके साथ छोटे छोटे पाइप्स लगे होते हैं और उन पाइप्स की मदद से उस स्पेशलाइज्ड जगह पे वो सिक्रीशन पहुंचाई जाती है। एंडोक्राइन ग्लैंड्स को क्या कहा जाता है? एंडोक्राइन ग्लैंड्स को कहा जाता है डक्टलेस ग्लैंड। डक्टलेस ग्लैंड्स secrete their secretions directly into the blood। ये डायरेक्ट ब्लड में अपनी सिक्रीशंस भेजते हैं। तो इनको हम क्या कहते हैं? इनको एंडोक्राइन ग्लैंड्स कहते हैं। एंडोक्राइन ग्लैंड्स डक्टलेस ग्लैंड, उनके साथ कोई डक्ट नहीं लगी, ब्लड में भेजेंगे। और एक्सोक्राइन ग्लैंड्स आउटसाइड द बॉडी भी समटाइम्स इनको भेजनी होती हैं अपनी सिक्रीशंस, और बहुत स्पेशल साइट्स पे चाहिए होती हैं। जब यार आंखों के अंदर आंसू चाहिए तो टीयर ग्लैंड को अपनी सिक्रीशन आंख में भेजनी चाहिए, उसको टीयर डायरेक्ट आई में भेजना चाहिए, इसकी बजाय कि वो अपनी सिक्रीशन पहले ब्लड में भेजे, ब्लड सर्कुलेट करता हुआ पहले पूरी बॉडी में चक्कर लगाए और फिर आपकी आंख में पहुंचे और फिर आपको रोना आए, तो उतनी देर तक तो आपका गम ही खत्म हो चुका होगा। तो टीयर ग्लैंड जैसे आंख के अंदर मौजूद है और वो डायरेक्टली एक स्पेशल पाइप के जरिए, छोटा सा एक पाइप होता है, डक्ट होता है, जिसकी वजह से इनको डक्टेड ग्लैंड्स कहते हैं, और अपनी सिक्रीशन ये भेज देते हैं जल्दी से स्पेशल साइट के ऊपर। ठीक है। जिनको हम एक्सोक्राइन ग्लैंड्स कहते हैं। अब आपने करना क्या है? आपने एक टेबल बनाना है। टेबल आपने लैंडस्केप में पेज पे बनाना है। मैं आपको डायग्राम्स दिखाती हूँ और फिर वहां से पढ़ाती हूँ। ठीक है। आपने इस तरह नोट कर दी। प्लेसमेंट का मतलब है बॉडी में किधर मौजूद है।
ये लें। नहीं नहीं ज़िरवा, टीयर्स जल्दी नहीं आते जिनको, उनको दुख ही नहीं होता, उनका दिल सख्त होता है। ठीक है, फीडबैक है ना, जिसके दिमाग पे असर ही नहीं किया, जिसके दिल को लगी नहीं, उसको क्या आंसू आएंगे। जैसा फीडबैक आप ब्रेन को देंगे वैसा आपको रिएक्ट कर देगा। Ductless gland and ducted glands transport their secretions directly into the blood or transport or secrete their secretions to special sites through special ducts। ठीक है, प्लेसमेंट के बाद नेक्स्ट हेडिंग आप इधर बनाएंगे हार्मोन। लैंडस्केप में हॉरिजॉन्टल पेज पे बनाइएगा ताकि आपका पूरा आ जाए। हार्मोन्स कौन से सिक्रीट करते हैं, और यहाँ पे हम लिख लेंगे फंक्शंस। जी जी, कुछ एक्सट्रीम सदमे की वजह से भी नहीं रुक रहे यार। वैसे ये कौन सा सदमा है जिसपे मतलब चलें जी स्टार्ट करते हैं। पहले ग्लैंड से स्टार्ट करते हैं। हाँ ये भी तरन्नुम, ये भी बात सही कह रही हैं आप जी। ये स्टार्ट करते हैं, ये क्या है, ब्रेन से स्टार्ट करते हैं। मैं आपको सारे ग्लैंड्स की तस्वीरें भी दिखाती हूँ और खुद भी कुछ ड्रॉ करती जाती हूँ हाथ से ताकि आपको आइडिया हो जाए। ग्लैंड सबसे पहले हमारा जो ब्रेन में मौजूद है दैट इज हाइपोथैलेमस। आपको याद होगा हाइपोथैलेमस, आप लोग सारे पढ़ के आए हुए हैं मेरे साथ ब्रेन में। हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस के 3 फंक्शन थे, भूख, प्यास, बॉडी टेम्परेचर। हाइपोथैलेमस की प्लेसमेंट है ब्रेन में, थैलेमस से नीचे होती है। और हाइपोथैलेमस को अगर हम ड्रॉ करें इस तरह से, एक हैंगिंग सा स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, उसको हम हाइपोथैलेमस कहते हैं। हार्मोन्स जो सिक्रीट करता है, 2 हार्मोन सिक्रीट करता है। ए हार्मोन है इसका ऑक्सीटोसिन, और बी हार्मोन है एंटी डाययूरेटिक हार्मोन। ऑक्सीटोसिन एंड एंटी डाययूरेटिक हार्मोन, जिसको हम किसके नाम से भी जानते हैं, जिसको हम ADH के नाम से भी जानते हैं। ADH ये आपको एग्जाम में भी पूछा जाता है। ADH स्टैंड्स फॉर व्हाट? सो ऑक्सीटोसिन, एंटी डाययूरेटिक हार्मोन और ADH इज रिलीज्ड बाय हाइपोथैलेमस। अब तो फर्स्ट क्लास है ना, ये पहले तो नहीं थी ना, इसके पहले क्लास।
9 लेक्चर तो 9th तो है, मतलब वैसे यार 6 बजे तक दोपहर। चलें आइए पिट्यूटरी ग्लैंड हम पढ़ने लगे हैं। मास्टर ग्लैंड जल्दी से इसको फिनिश करके फिर हमारी अजान का टाइम हो जाएगा और फिर ब्रेक लेकर फिर इंशाल्लाह एनवायरमेंटल साइंस स्टार्ट करेंगे। और बायो का जो कुछ थोड़ा बहुत रह जाएगा फिर किसी दिन पढ़ेंगे अगली क्लास में, क्योंकि ना हम ऐसे बोर नहीं होना। पिट्यूटरी ग्लैंड इज मास्टर ग्लैंड। तो मेंटली मैं प्रिपेयर नहीं थी, मैं ऐसे ही करना तो नहीं, कुछ भी नहीं होगा। जी सेल भी कर दें। पिट्यूटरी ग्लैंड मास्टर खुद ही लिख लीजिए, मैं लिखना भूल गई। पिट्यूटरी ग्लैंड जो होता है इसके 3 लोब होते हैं। एक लोब बीच में छुपा हुआ होता है, वो नजर नहीं आता। ये हाइपोथैलेमस से इस तरह से हैंगिंग स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। कि पहले ग्लैंड को, पहले लोब को क्या कहते हैं, एंटीरियर लोब। इस लोब को कहते हैं पोस्टीरियर लोब। और मिडिल वाले को कहते हैं हम मीडियन लोब। छोटा सा बस जल्दी से पढ़ा जाएगा, ये आपने मोस्टली पढ़ा ही हुआ है। बस इससे सब ग्लैंड्स को कंट्रोल करना और कुछ ऑर्डर इसने डायरेक्ट देने। इंटीरियर लोब, पिट्यूटरी और मास्टर ग्लैंड इज प्रेजेंट इन ब्रेन अंडर हाइपोथैलेमस। इट हैज 3 lobes, इंटीरियर लोब, पोस्टीरियर लोब एंड मीडियन लोब, ठीक है। और हर लोब से डिफरेंट काइंड ऑफ हार्मोन्स आर रिलीज। इसके मोस्टली हार्मोन्स को कहते हैं स्टिमुलेटिंग हार्मोन, क्योंकि ये ऑर्डर देता है तो ये स्टिमुलेट करता है किसी भी चीज को। सबसे पहले मैं आपको पोस्टीरियर लोब के ग्लैंड्स पढ़ा देती हूँ। उसका फायदा ये होगा कि वो ऑलरेडी हमने पढ़े हुए हैं। पोस्टीरियर लोब से इसके 2 हार्मोन्स रिलीज होते हैं, ऑलरेडी हम पढ़ कर आए हैं। एक तो है ऑक्सीटोसिन, ये रिलीज होता है ड्यूरिंग, सिर्फ फीमेल्स में रिलीज होता है ड्यूरिंग डिलीवरी ऑफ बेबी। क्यों रिलीज होता है? सिर्फ उसी सिचुएशन में रिलीज होता है। और ये क्यों कह रही हूँ क्यों रिलीज होता है, नहीं पिट्यूटरी ग्लैंड या मास्टर ग्लैंड से डायरेक्ट जब ऑक्सीटोसिन रिलीज होती है। ओके, कोई कंफ्यूजन, कोई स्क्रीन देखनी है पीछे वाली तो मुझे बता दीजिएगा। वापस आती हूँ 7:20 तक। नहीं 8 PM से स्टार्ट करते हैं, पागल हो। 7:20 ठीक है, थैंक यू, अल्लाह हाफिज। मैं स्क्रीन कौन सी दिखाऊं जी जुनेद? स्क्रीन कह रही हूँ, स्क्रीन कौन सी दिखाऊं? हमारी तो अजान 7:20 4 बजे। ओहो हाँ, सिंध वालों की तो 7:30 होती है यार। ठीक है, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज। और ब्रेक के बाद आते हैं, हुई है वो सारी की सारी कॉन्फ्रेंस भी हम पढ़ें। नेक्स्ट, हाइड्रोस्फीयर हमने कंप्लीट नहीं किया था, तो हम सबसे पहले हाइड्रोस्फीयर को कंप्लीट करते हैं।
हाइड्रोस्फीयर, स्फीयर का मतलब क्या होता है? हाइड्रो का मतलब तो वाटर है, स्फीयर का मतलब है वो जोन, वो एरिया जहाँ पे पानी मौजूद है। वो सो हाइड्रोस्फीयर को हम कहेंगे वाटर। लिक्विड नहीं कहना, लिक्विड में तो मैग्मा भी होता है ना, आपने पढ़ा हुआ है। वाटर कंपोनेंट ऑफ अर्थ। आवाज क्लियर आ रही है? डिस्टरबेंस तो नहीं है? ये सब कुछ पढ़ेंगे, पेरिस एलिमेंट वगैरह। वाटर कंपोनेंट ऑफ अर्थ इज नोन एज हाइड्रोस्फीयर, और वी कैन से 71%, थैंक यू, 71% अर्थ इज covered by water. 71% of earth is covered by water. चलो ये भी क्लियर हो गया। पहले 71 थी, अभी ग्लेशियर्स मेल्ट हुए हैं तो कवर्ड पार्ट ऑफ अर्थ हैज इंक्रीज बाय 1% बाय वाटर। अब वाटर को डिवाइड किया जाता है दो पार्ट्स में। एक है आपका फ्रेश वाटर और दूसरा है आपका सेलाइन वाटर। सेलाइन वाटर जो समंदरों के अंदर नमकीन पानी पाया जाता है उसको कहते हैं सेलाइन वाटर, वो फ्रेश वाटर नहीं है। 97% टोटल वाटर का सेलाइन वाटर है और फ्रेश वाटर हमारा सिर्फ और सिर्फ 3% है। बहुत आसान है अगला लेक्चर। 3% इज जस्ट फ्रेश वाटर। सेलाइन जिसमें नमक हो, समंदरी पानी, समंदरों वाला पानी, ये मैं क्या, समंदर के अंदर जो पानी होता है, ठीक है। इस फ्रेश वाटर को आप फर्दर जो है वो 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लीजिए। ये फ्रेश वाटर आपका क्या होता है? ये फ्रेश वाटर जो है इसको 100% कंसिडर करें। ये फ्रेश वाटर आपका सबसे ज्यादा ग्लेशियर्स में मौजूद है। ग्लेशियर्स एक पहले होते हैं। 67.8% वाटर इज प्रेजेंट इन ग्लेशियर्स। अब ये 67 हो रहा है करीब करीब। फिर आपका आ जाता है 30.1% इज अंडरग्राउंड वाटर। अंडरग्राउंड वाटर इज 30.1% इज अंडरग्राउंड। देन आ जाता है थर्ड पार्ट ऑफ वाटर, सरफेस वाटर। सरफेस के ऊपर जो वाटर मौजूद है वो सरफेस के ऊपर वाटर, अब आप देख लीजिए इधर से कितना बचता है। 67 और 30, 97। यार ये 31, एक सेकेंड रुकिए। नहीं 2.1 नहीं ना, 1.2 रहना चाहिए था। ये 68.7 था। मेरे से ना थोड़ा उल्टा उल्टा हो गया, जल्दी में लिखते हुए अपनी तरफ से ओवर एक्ट। 68.7 and that is 30.1%। अब ये बन जाता है आपका 68 और 30, 98.7 और 0.1, 0.8, तो ये बन जाता है 98.8। और फिर आपका सरफेस वाटर रह जाता है। सरफेस वाटर आपका बहुत कम सा है। सरफेस वाटर इज, उस सरफेस वाटर में से 1.2 में से 87% तो लेक्स में पाया जाता है। देन आपका बाकी का स्वैम्प्स, जोहर, मार्शेस और 2% आपका रिवर्स में पाया जाता है। यहाँ पे आपने 2%, ठीक है, दैट्स इट। ये हमारा हो गया कंप्लीट। अब हम चलते हैं वाटर साइकिल के ऊपर।
अब क्या होगा, जो अंडरग्राउंड वाटर चला गया था, अंडरग्राउंड वाटर को दोबारा रीअब्सॉर्ब करके बाहर निकालना है। ठीक है, कि मैं अंडरग्राउंड वाटर ना थोड़ा सा इधर इधर भी ड्रॉ कर लेती हूँ ताकि मुझे ना उसको बाहर निकालना आसान हो जाए। ये भी रेजरवायर है, ये भी है, ये भी है। समंदर के नीचे भी तो जमीन है ना, तो उसमें भी तो नीचे रेजरवायर्स होते हैं। अब दोबारा रीअब्सॉर्प्शन करनी है। भाई रीअब्सॉर्प्शन करनी है तो रीअब्सॉर्प्शन अब कौन करेगा? रीअब्सॉर्प्शन करने के लिए हमें प्लांट्स की मदद लेनी पड़ेगी। या तो इसमें से प्लांट्स जो हैं वो रीअब्सॉर्ब करेंगे, या इंसान इसमें से ड्रिल करके जो हैं वो रीअब्सॉर्ब करेंगे। रूट्स के जरिए प्लांट्स इसमें से पानी एब्जॉर्ब करेंगे। ठीक है, सब अंडरग्राउंड वाटर क्यों डिक्रीज हो रहा है? रेन रिप्लेनिश नहीं करता मैम। रेन वाटर का रिजर्वायर बना के डोमेस्टिक यूज ले सकते होंगे ना। एग्जैक्टली, दिस वाज ऑल अबाउट वाटर। जी पढ़ाएंगे, अब तो मैं आपकी नहीं सुनूंगी, पढ़ाऊंगी। थ्री कॉलम्स बना लेते हैं, जल्दी जल्दी पढ़ लेते हैं। बस मेरे ख्याल से 5 मिनट के बाद, 10 मिनट के बाद इस तरह से टेबल सा एक बना लें। ये लें जी लास्ट